नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, हम रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख रहे थे और उसी से संबंधित आज भी हमारी क्लास रीतिकाल के प्रश्नोत्तर से संबंधित है। इससे पहले मैं 2-3 क्लास दे चुकी हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने देखा होगा, और जिन साथियों ने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बनी है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर देखें दोस्तों। और मैं जो भी टॉपिक से प्रश्नोत्तर बनाती हूँ दोस्तों, उसी टॉपिक से संबंधित कुछ शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ। दिन में 2 शॉर्ट वीडियो डालने की कोशिश करती हूँ, एक सुबह एक शाम को। तो आप उनको भी देखें दोस्तों। जो छोटे छोटे तथ्य होते हैं, जो मुझे लगता है कि ये जानने ज़रूरी हैं, वे उससे संबंधित ही मैं वीडियो बनाती हूँ, तो आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह क्लास। आज मैंने पहले कवियों का विवरण रखा है, अर्थात कालक्रम के अनुसार कवियों को पूछा जाता है और जन्म सन भी पूछा जाता है विभिन्न कवियों का। तो उससे संबंधित मैंने सोचा प्रश्न से अच्छा है एक साथ लिख दें उनको, जितने भी कवियों के बारे में पूछा गया है। ये वही कवि लाई हूँ दोस्तों मैं, जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। कुछ मिलान से संबंधित, कुछ तो सीधे ईयर ही पूछा गया था। तो मैंने सोचा लिख लेते हैं क्रम वाइज, तो हमारा रिवीजन हो जाएगा, या जिन साथियों ने नोट्स नहीं बनाए हैं वो नोट्स बना लेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यह है रीतिकाल के प्रमुख कवि, जैसे मैंने सीरियल वाइज लिखे हैं। पहले हैं कृपाराम, इनका जन्म हुआ था 1541 ईस्वी। दूसरे हैं केशवदास, 1555 ईस्वी। फिर है सेनापति, 1589 ईस्वी। फिर है बिहारी जी का 1595 ईस्वी में बौ होगा दोस्तों ये बिहारी जी। और पांचवें हैं चिंतामणि, 1609 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। भूषण जी 1613 ईस्वी। मतीराम 1617 ईस्वी। जसवंत सिंह 1626। घनानंद जी 1673 और देवकवि इनका भी 1673 ईस्वी में। भिखारी दास 1728 ईस्वी। दोस्तों, कवि आचार्य तो बहुत सारे हैं हमारे रीतिकाल में, लेकिन मैंने वही लिए हैं जो जिनके जन्म के बारे में पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आप देखते हैं दोस्तों हम अपने प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, भिखारी दास का काव्य शास्त्र ग्रंथ है। काव्य शास्त्र संबंधित ग्रंथ कौन सा है भिखारी दास जी का, यह पूछा गया है। ऑप्शन है काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश या रस सारांश। तो कौन सा है दोस्तों इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ भिखारी दास जी का, वह है ऑप्शन बी, काव्य निर्णय इनका क्या है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है दोस्तों। सभी जो काव्य के सभी अंग हैं उनका निरूपण इन्होंने इस ग्रंथ में किया है भिखारी दास जी ने। और जो इनकी और अन्य रचनाएं हैं, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदान और पिंगल, ये भी भिखारी दास की अन्य रचनाएं हैं दोस्तों। और जो काव्य शास्त्र से संबंधित है वो काव्य निर्णय है। प्रश्न संख्या 2 है, देव किस जिले के कवि थे। मैंने बोला था ना दोस्तों कि उनका जन्म स्थान से संबंधित भी पूछा जाता है। और ये अगर उत्तराखंड से कोई साथी हैं तो उत्तराखंड एलटी में पूछा गया था 2017 में। और ये यूपी जो टीजीटी 2009 में हुआ था उसमें भी पूछा गया था देव का जन्म किस जिले में हुआ था। तो इटावा हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इटावा जिले में देव जी का जन्म हुआ था। और इनका पूरा नाम देवदत्त है, यह भी हम कल बात कर चुके हैं कि इनका पूरा नाम के बारे में भी पूछा जाता है। मूल नाम जो है देवदत्त है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जिसमें विलास लगा रहता है पीछे से, यह भी मैंने बताया था कि विलास वाली जितनी भी रचनाएं होंगी देव जी की हैं, जैसे भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम, देव माया प्रपंच, विभिन्न रचनाएं हैं देव जी की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि ने सर्वाधिक हुआ है। किसकी कविताओं में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है सुजान शब्द का। तो किसका हुआ है दोस्तों, यह हुआ है, पहले ऑप्शन देखते हैं, बिहारी, घनानंद, भूषण, ठाकुर। किसका हुआ है दोस्तों इसमें प्रयोग, यह हुआ है घनानंद जी की रचनाओं में हुआ है सुजान शब्द का प्रयोग। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, सुजान क्या थी, घनानंद जी की एक प्रेमिका थी सुजान।
सुजान में छोटी ऊ की मात्रा होगी दोस्तों। सुजान इनकी प्रेमिका थी, जो एक मोहम्मद शाह रंगीला राजा थे, उनके दरबार में नर्तकी थी, गणिका। तो उनकी प्रेमिका थी सुजान। लेकिन एक समय ऐसा आया कि इन्होंने घनानंद जी को धोखा दे दिया। उन्होंने अपने साथ चलने के लिए अगर सुजान से कहा तो वो नहीं गई। तो इसी वजह से उन्होंने उसी शब्द को, अपनी प्रेमिका के शब्द को ही क्या कर दिया, प्रभु नाम से उसमें रचनाएं करने लगे। अर्थात कृष्ण जी से भी उन्होंने सुजान शब्द से ही उन्होंने रचनाएं की दोस्तों। उनकी कविताओं में बहुत जगह सुजान शब्द ईश्वर के लिए भी मिलता है दोस्तों। अगला है प्रश्न संख्या 4। किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? क्या है दोस्तों? सतसई की रचना नहीं की है। मतलब बहुत से कवि या आचार्य ऐसे हैं हमारे रीतिकाल में जिन्होंने सतसई नाम से रचना की है। एक तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिहारी जी की है, बिहारी सतसई, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने सतसई की रचना की है, और कौन ऐसे कवि हैं जिन्होंने नहीं की है? तो देख लेते हैं ऑप्शन। सेनापति, बिहारी, मतीराम, वृंद। तो हमने देख तो लिया है कि बिहारी जी ने की है और मतीराम जी ने भी की है, वृंद कवि ने भी की है दोस्तों। वृंद होगा ये, बौ नहीं, वो वृंद, कवि वृंद हैं। तो जो हमारे सेनापति जी हैं इन्होंने नहीं की है दोस्तों, क्योंकि सेनापति जी की मैंने 2 ही रचनाएं बताई थी आपको, कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। इनकी 2 ही रचनाएं हैं। और भी कवि ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने क्या किया है, सतसई से संबंधित रचनाएं लिखी हैं, जैसे रसनिधि और भूपति। भूपति और रसनिधि भी हैं। बिहारी, भूपति, रसनिधि, मतीराम, वृंद, ये कवि ऐसे हैं जिन्होंने सतसई नाम से रचनाएं की हैं दोस्तों। यह भी हमें ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का असर है? तो किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का प्रभाव रहा है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का असर रहा है दोस्तों? ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, ब्रज, मराठी। तो यह तो आप सभी लोग जानते होंगे कि संस्कृत का प्रभाव रहा है रीतिकालीन काव्य शास्त्र की परंपरा में। और संस्कृत को लेकर ही जो रीतिकालीन काव्य ग्रंथ लिखे गए हैं दोस्तों, वह रचे गए हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये संस्कृत की परिपाठी जो है वह केशव दास जी ही हिंदी में लेकर आए, ऐसा भी कहा जाता है विभिन्न विद्वानों के द्वारा दोस्तों। और जो ये संस्कृत साहित्य शास्त्र है दोस्तों, इसमें 5 संप्रदाय हैं, जैसे रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय। संस्कृत साहित्य शास्त्र में 5 प्रकार के संप्रदाय हैं दोस्तों, जिसके आधार पर काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे जाते हैं संस्कृत में। ठीक है दोस्तों। इन 5 संप्रदायों में से जो हमारे अलंकार, रस और ध्वनि है, इसी से संबंधित हिंदी में क्या लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं दोस्तों। और मतलब उन्हीं लक्षण ग्रंथों पर रचनाएं की गई हैं, जिसे हम बोलते हैं कि रीतिकालीन। इसी को रीति कहा जाता है दोस्तों, जो ये लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं या किसी भी परिपाठी पर चलना, जैसे अलंकारवादी हो गए, रसवादी हो गए, ध्वनिवादी आचार्य हो गए, तो वो रीतिकालीन रचनाएं लिखने लगे दोस्तों। तो जो संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा है दोस्तों, उसे हिंदी में लाने का श्रेय केशव दास जी का है, यह भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। रीतिकाल में कवित्त सवैया के साथ और क्या लिखे गए दोस्तों? रीतिकाल में कवित्त और सवैया तो लिखे ही गए, और उसके अलावा और क्या लिखे गए? पद, दोहे, रुबाई, चौपाई। क्या लिखे गए दोस्तों? दोहे लिखे गए। बिहारी सतसई में है ना 719 दोहे, तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए बता सकते हैं कि क्या लिखे गए, दोहे लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है हमारा, वृंद सतसई। अभी हमने देखा था ना दोस्तों कि किसने सतसई रचना लिखी है, तो उसमें एक वृंद कवि भी थे। तो वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? क्या पूछा गया है? इसकी विषय वस्तु के बारे में पूछा गया है कि जो वृंद कवि जी ने सतसई लिखी गई है उसकी विषय वस्तु क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। नीति, भक्ति, नायिका भेद या श्रृंगार। क्या है दोस्तों? वृंद कवि की जो वृंद सतसई उन्होंने लिखी है वह है नीति से संबंधित, नीति के दोहे उन्होंने उसमें लिखे गए हैं। और इन्होंने कुल इसमें जो वृंद सतसई है इसमें कम से कम इन्होंने
700 दोहे लिखे हैं दोस्तों। कितने लिखे हैं? सतसई। सतसई से आप समझ रहे होंगे कि 700, इसीलिए बिहारी की सतसई को भी बिहारी सतसई कहा गया, क्योंकि 719 या कोई विद्वान 713 बताते हैं, तो इसीलिए इसका नाम सतसई है दोस्तों। ऐसे भी हम रिलेट कर सकते हैं। 700 दोहे इसमें लिखे गए वृंद जी द्वारा, और नीतिपरक दोहे लिखे गए उनके द्वारा दोस्तों। अगला है प्रश्न संख्या 8। किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं? क्या देखना है दोस्तों? लक्षण ग्रंथ किसने नहीं लिखे हैं? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। बिहारी, देव, भूषण, पद्माकर। किसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बिहारी जी ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक रचना रची है, जो है बिहारी सतसई। तो लक्षण ग्रंथ तो उन्होंने लिखे ही नहीं। अगला है प्रश्न संख्या 9। प्रताप शाही की रचना नहीं है। क्या पूछा गया है? नहीं है देखना है हमें। प्रताप शाही की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। नवरस तरंग, श्रृंगार, पूरा नहीं हुआ है ये, श्रृंगार मंजरी, मंजरी है दोस्तों यहाँ पे, श्रृंगार मंजरी। तीसरा है काव्य विलास, और चौथा है व्यंग्यार्थ कौमुदी। तो प्रताप शाही की कौन सी रचना नहीं है? तो जो पहला है नवरस तरंग, यह प्रताप शाही की रचना नहीं है। यह वेणी प्रवीण जी जो कवि आचार्य हुए हैं हमारे, उनकी रचना है। बाकी जो श्रृंगार मंजरी है, काव्य विलास है और व्यंग्यार्थ कौमुदी है, यह प्रताप शाही जी की रचना है। और जो वेणी प्रवीण जी हैं दोस्तों, उनके भी कुछ और रचनाएं हैं, जैसे श्रृंगार भूषण, नाना राव प्रकाश, ये उनकी रचनाएं हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन हैं? जो छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य लिखा गया है, उसके रचनाकार कौन हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। लाल कवि, भूषण, सूदन या पद्माकर। तो कौन है दोस्तों? छत्र प्रकाश रचना किसकी है? यह है लाल कवि जी की। किसकी है दोस्तों? लाल कवि की है छत्र प्रकाश। और यह प्रबंध काव्य है, यह भी ध्यान देना है। कभी कभी विधा पूछी जाती है। जो छत्र प्रकाश लाल कवि की है, उसकी विधा क्या है? तो यह है प्रबंध काव्य। इनकी एक और रचना है लाल कवि जी की, वह है विष्णु विलास। और जो सूदन कवि हैं हमारे, इनकी रचना है सुजान चरित। यह भी प्रबंध काव्य है। जो सुजान चरित लिखा है सूदन कवि द्वारा, वह भी प्रबंध काव्य है। पद्माकर जी की रचना है जगत विनोद। और जो भूषण जी है दोस्तों, इनका है छत्र साल दशक। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। छत्र नाम से दो रचनाएं हैं, एक छत्र प्रकाश जो लाल कवि की है, और दूसरी है छत्र साल दशक जो भूषण जी की रचना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है कौन नीतिकार कवि नहीं है? कौन से ऐसे कवि जो नीतिकार हैं, वे नीतिकार कवि नहीं है? इनमें से कौन से कवि नीतिकार कवि नहीं है? मैंने बोला था ना दोस्तों कि रीतिकाल को 3 भागों में बांटा है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। लेकिन इससे अलावा भी कुछ कवि ऐसे थे जो रीति उत्तर में आते हैं, जैसे नीतिपरक रचनाएं लिखी, भक्तिपरक रचनाएं उन्होंने लिखे। तो ऐसे ही पूछा गया है कि नीतिकार कवि कौन नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। रहीमदास, गिरधर दास, गिरिधर कविराय, एक कवि और होंगे नीचे, दीनदयाल। ठीक है दोस्तों। तो कौन हैं ऐसे जो नीतिकार कवि नहीं है, जिन्होंने नीतिपरक रचनाएं नहीं लिखी हैं? ऐसे कवि कौन हैं? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा गिरिधर दास। गिरधर दास जो कवि हैं हमारे, इन्होंने नीतिपरक रचनाएं नहीं लिखे हैं। बाकी कवि जो हैं हमारे, उन्होंने नीतिपरक रचनाएं लिखी हैं दोस्तों। आगे प्रश्न संख्या 12 है लोगन कवित्त कीबो खेल करी जानो है। यह पंक्ति दी गई है, बताना है कि पंक्ति किसकी है। लोगन कवित्त कीबो खेल करी जानो है, यह पंक्ति है। ऑप्शन है ठाकुर, मतीराम, केशव, घनानंद। तो किसकी पंक्ति है दोस्तों? ये है हमारे ठाकुर कवि की। जो रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के कवि हैं ठाकुर जी। मैंने बताया था आपको घनानंद, बोधा, मतीराम, मतीराम नहीं, घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, ये क्या हैं? हमारे रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इनकी कुछ रचनाएं मिलती हैं दोस्तों। जो हमारे कवि ठाकुर हैं, उनकी ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक, इनकी रचनाएं हैं प्रसिद्ध।
और जो ठाकुर कवि थे दोस्तों, यह जैतपुर के राजा जो परीक्षित थे उनके आश्रय में रहते थे। और कौन कवि किसके आश्रय में रहते हैं, इससे संबंधित शॉर्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप देखें दोस्तों, आपको काफ़ी मदद मिलेगी उससे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, भूषण का वास्तविक नाम है। तो जो कवि भूषण हैं उनका वास्तविक नाम क्या है, यह पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, घनश्याम, चंद्रभूषण, रास बिहारी या कृष्णदास। क्या है दोस्तों उनका वास्तविक नाम? उनका वास्तविक नाम बताया जाता है घनश्याम। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है, रीतिकाल को कलाकाल कहा है। तो रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? ऑप्शन है मिश्रबंधु, आचार्य शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और राम शंकर शुक्ल रसाल। देखिए दोस्तों, कहीं कहीं पर आपको ये जो राम शंकर शुक्ल हैं इनका नाम रमा शंकर शुक्ल रसाल मिलता है, लेकिन वह सही नहीं है। इनका वास्तविक नाम वैसे राम शंकर शुक्ल रसाल ही है। जब हम कुछ भी चीज़ें लिखते हैं तो लिखते लिखते वो एक से गलती होती है तो बहुत सारी जगह विस्तृत हो जाती हैं। तो ऐसे ही इनका नाम भी हुआ होगा कि राम की जगह रमा हो गया होगा, तो सभी उसको लेके चले गए आगे को। लेकिन जो इनके बारे में जब जहाँ पे डिटेल से दिया रहता है प्रमाणित पुस्तकों में, उनमें इनका नाम राम शंकर शुक्ल रसाल ही है दोस्तों। तो रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा, यह प्रश्न है। तो यह राम शंकर शुक्ल रसाल जी ने ही कहा है रीतिकाल को कलाकाल। और इन्होंने रीतिकाल जो आदिकाल है हमारा हिंदी साहित्य का प्रथम काल आदिकाल, उसे जय काल कहा है दोस्तों। क्या कहा है? जय काल कहा है। और जो कलाकाल है यह एक तो राम शंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा है और एक भगीरथ मिश्र जी ने भी इसको कलाकाल कहा है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है हमारा, रीतिकाल का कवि जो एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। तो यह प्रश्न तो आप सभी जानते हैं, कौन है ऐसे कवि? देव, बिहारी, रहीम, मतीराम। कौन है दोस्तों? ये हैं बिहारी जी। इन्हें बिहारी सतसई लिखी, जो एक सतसई से ही क्या हो गए हैं, हिंदी साहित्य में अमर हो गए दोस्तों। क्योंकि जितनी बार भी बिहारी जी का नाम आता है शायद ही किसी कवि का आता होगा जो रीतिकाल के कवि हैं या अन्य काल के कवि हैं। और बिहारी जी का नाम तो सभी लोग जानते हैं, जो बचपन से पढ़ रहे होंगे या हिंदी थोड़ी भी जिन्होंने पढ़ी होगी वो बिहारी जी को जानते ही होंगे। तो एकमात्र रचना लिखकर ये बहुत ही क्या हो गए, फेमस हो गए दोस्तों। अगला है प्रश्न संख्या 16 है, सुजान विनोद के रचनाकार हैं। तो सुजान विनोद किसकी रचना है दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं, देव, पद्माकर, मतीराम, घनानंद। तो किसकी रचना है दोस्तों सुजान विनोद? तो सुजान नाम से भी बहुत से कवियों ने लिखी है। तो यहाँ पे पूछा है सुजान विनोद, तो मैंने इसे ऐसे याद किया था, इसके पीछे दौ है और यहाँ पे भी आंसर में दौ है पहले। तो यहाँ का जो समाप्त दौ है वो दौ को ढूंढ रहा है, ऐसे मैंने याद किया, तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो सुजान विनोद किसकी है? यह है देव कवि की। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और देव की कुल रचनाओं की संख्या 72 बताई जाती है दोस्तों, यह भी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है, कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? तो कौन सा ग्रंथ है जो चंद्रालोक की छाया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है काव्य प्रकाश, भाषाभूषण, कविकुल कल्पतरु और काव्य विवेक। तो कौन सी रचना है जो चंद्रालोक की छाया है दोस्तों? यह है हमारी ऑप्शन बी, भाषाभूषण जो रचना है यह चंद्रालोक की छाया है। और यह भाषाभूषण रचना जसवंत सिंह ने लिखी है दोस्तों। भाषाभूषण किसकी रचना है? जसवंत सिंह जी की है और यह चंद्रालोक की छाया पर लिखी गई है, अर्थात उससे कुछ अनुकरण किया है इन्होंने, तब भाषाभूषण की रचना की है, ऐसा प्रश्न है दोस्तों। अगला है प्रश्न संख्या 18 है, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण है। तो कौन सा ऐसा ग्रंथ है भूषण जी का जो उन्होंने अलंकार निरूपण लिखा गया है, अलंकार पर आधारित लिखा गया है, या काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन है शिवावावनी, शिवराज भूषण, दूषण उल्लास और एक ऑप्शन और होगा छत्रसाल दशक। तो कौन सा है दोस्तों उनका अलंकार निरूपण ग्रंथ? यह है शिवराज भूषण। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों।
और एक प्रश्न और आया था हाल ही के एग्जाम में कि शिवराज भूषण में कुल कितने अलंकारों का वर्णन किया गया है। तो 105 अलंकारों का वर्णन इसमें किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है। अर्थात रस रीति का जो प्रारंभ होता है उसका प्रारंभ किस ग्रंथ से हुआ है, ऐसा पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है रसिक प्रिया, दूसरा है हित तरंगिणी, फिर है रस रत्नाकर और रस पीयूष निधि। किससे हुआ है रस रीति परंपरा का आरंभ। तो यह हुआ है रसिक प्रिया। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। रसिक प्रिया किसकी रचना है दोस्तों, यह केशवदास की रचना है। और दूसरा है हित तरंगिणी, यह है कृपाराम की। तीसरा है रस रत्नाकर, यह है सुरति मिश्र की। और चौथा है रस पीयूष निधि, यह है सोमनाथ जी की। तो यह भी देखना है हमें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है माधवानल कामकंडला किसकी रचना है। तो किसकी रचना है दोस्तों ये। ऑप्शन है गंग कवि, बोधा, आलम, ठाकुर। तो यह है ऑप्शन सी आलम कवि की है। हमारे माधवानल कामकंडला किसकी है, कवि आलम की। तो दोस्तों हमारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न महत्वपूर्ण लगे होंगे और इसी प्रकार के प्रश्नों की सीरीज देखने के लिए मेरे चैनल हिंदी IQ के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इसी प्रकार की वीडियो। तो समाप्त करते हैं अपनी क्लास यहीं पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।